ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग चल रही है। जंग का आलम यह है कि चौतरफा तबाही मची हुई है। एक तरफ ईरान में लगातार इजराइल और अमेरिका बमबारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी तमाम हमलों को रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच आखिरकार बताऊंगा आपको कि भारतीय सीमा समुद्री क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन में अमेरिका की तरफ से निशाना ईरानी वॉरशिप को क्यों बनाया गया। दरअसल बता दें आपको कि लगातार जो घटनाएं घट रही है उसमें भारतीय समुद्री सीमा के आसपास होने वाली चिंताएं जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज्यादा बढ़ गई है कि भारत से ईरान लौटते वक्त ईरान की जो एक वॉरशिप थी वो अमेरिका के हमले का शिकार बन गई और वो वॉरशिप तबाह कर दी गई। दरअसल बता दें आपको कि भारत से ईरान लौटते वक्त आरिस डेना जो कि ईरानी वॉरशिप थी उस पर यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशन में अटैक करके उसे तबाह कर दिया। इसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं, क्या यूएस का ये कदम जायज है? सवाल ये है, क्या भारत की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और क्या इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन अमेरिका ने किया है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आइरिस डेना वॉरशिप जो थी वो भारत के इनवाइट पर आई थी और विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन एक्सरसाइज में शामिल हुई थी, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जा रहा था। दरअसल ये तमाम सवाल उठे हमारे जहन में और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए इंडियन नेवी से रिटायर्ड कॉमोडोर अनिल जय सिंह जो कि एक बड़े नामी ऑफिसर रहे हैं, उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। सवाल ये किया गया रिटायर्ड कॉमोडोर से कि ये हमला कहां पर हुआ, ये अटैक कहां पर हुआ और क्या ये अटैक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। जिस पर जवाब देते हुए कॉमोडोर ने बताया कि ये सबमरीन अटैक श्रीलंका के EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हुआ है। उस वक्त ईरान की वॉरशिप उस एरिया में मौजूद थी। किसी भी देश के कोस्ट से यानी कि तट से 12 मील की दूरी तक उसका टेरिटोरियल वाटर होता है। 12 से ज्यादा और 200 मील तक उस देश का EEZ होता है। किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर में अगर कोई विदेशी वॉरशिप आती है तो उसे वहां से बिना हरकत किए गुजरना होता है। वहां कोई और देश जंग नहीं लड़ सकता है, यानी कि उस इलाके में और जंग नहीं देखने को मिल सकती है। कोई दूसरा जो देश है वो वहां पर एक्टिविटी नहीं कर सकता है। हालांकि EEZ में जब कोई वॉरशिप आ जाता है यानी कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वहां पर कोई वॉरशिप आ जाता है जिस देश का वो सिर्फ उसमें फिशिंग मिनरल निकालने जैसी आर्थिक गतिविधि कर सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर है यानी कि ये जो एरिया होता है ये अंतरराष्ट्रीय एरिया होता है, इसलिए इसमें किसी भी देश का वॉरशिप आ सकता है। ये अटैक श्रीलंका की नेवी पोस्ट से करीब 40 मील दूर हुआ, इसीलिए श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर जोन भी ये नहीं है। अतः ये जो निशाना साधा गया इसको नियम के खिलाफ नहीं माना गया। श्रीलंका का ये EEZ था जहां पर ये अटैक हुआ है, जो सबके लिए खुला हुआ है और ये किसी एक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए यूएस ने बताया जा रहा है कि कोई नियम नहीं तोड़ा है। दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वे एक दूसरे पर हमला करेंगे ही, ऐसा कहा जा रहा है जानकारों के मुताबिक। ईरान ने भी कहा कि उन्हें यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं रिटेलिएट करते हुए, यानी कि जवाबी कार्रवाई। ऐसे में सवाल अगला जहन में आया कि क्या इसे इंडिया के बैकयार्ड तक जंग पहुंचना कहा जा सकता है जो अमेरिका ने हमला किया है आइरिस डेना वॉरशिप के ऊपर? क्या इंडिया के बैकयार्ड तक हमला के संकेत दे रहा है? जवाब मिला कि हम इंडियन ओशन को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में तो ये इंटरनेशनल वाटर है। हमें खराब लग सकता है कि हमें बताए नहीं, लेकिन किसी के लिए बताना जरूरी भी नहीं होता। ये कहना कि जंग अब इंडिया के बैकयार्ड तक आ गई है ये सही नहीं है, क्योंकि ये संघर्ष कहां तक फैलेगा और आगे आने वाले वक्त में इन तमाम देशों के बीच कितना तनाव बढ़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। उसी पर यह निर्भर करेगा कि ईरान की नेवी कहां तक आ सकती है। ईरान की नेवी की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वे बड़े एरिया में नेवी तैनात कर सके, उसका डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट।
इसके साथ साथ फिर जहन में एक और सवाल उठकर आया कि आखिरकार भारत से जो ये वॉरशिप लौट रहा था, ईरानी वॉरशिप, तो क्या भारत की इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जवाब मिला कि ईरानी शिप को भारत के इनवाइट पर आमंत्रित किया गया था। जवाब मिला कि ईरानी वॉरशिप को भारत के इनवाइट पर यहाँ बुलाया गया था और इंडियन टेरिटरी के दौरान उसे सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी, उनका पूरा ख्याल रखा गया था। उसके बाद शिप कहाँ जा रही है और उसकी तैनाती कहाँ होनी है, इसका जिम्मेदार सिर्फ वही देश होता है जिसका वॉरशिप होता है। यानी कि जब तक भारतीय टेरिटरी में था ये ईरान का वॉरशिप, तब तक उस पर अटैक नहीं किया गया। अगला सवाल उठ करके आता है कि ईरान के शिप में सेरेमोनियल स्टाफ था, ये लड़ाकू विमान नहीं था। ईरान ने कहा कि वॉरशिप में उसका सेरेमोनियल स्टाफ मौजूद था, लड़ाकू कोई भूमिका उसमें नहीं थी। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू सिंबॉलिक शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, लेकिन कोई देश किसी को वेपन या वेपन सिस्टम लाने से रोक नहीं सकता है। दुनिया भर की नेवी में जब कोई वॉरशिप सेल यानी कि समुद्री सेना से निकलती है, तब वह बिना वेपन के नहीं होती है। वॉरशिप का मतलब ये है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे, और ऐसे में ये अंदाज लगाया जा रहा है कि ईरानी वॉरशिप में भी वो तमाम उपकरण मौजूद होंगे जो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो। अगला सवाल ये उठता है कि भारत खुद को इंडियन ओशन का गार्जियन कहता है, तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है और क्या जिम्मेदारी नहीं। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल वाटर में कोई नहीं आएगा। इंडियन नेवी को इतनी कैपेसिटी है कि हम इंडियन ओशन रीजन में पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर हैं। इंडियन ओशन रीजन में, जहां तक कि भारत का रीजन है, वहां तक हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। वहां हम समुद्री डकैती से सुरक्षा देते हैं, तस्करी को रोकने में भी मदद करते हैं और तमाम वो सुरक्षा मुहैया करवाई जाती हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनल वाटर के एरिया में जो भी आता है और WZ इलाके में जो आता है, वहां पर वो एक ओपन ओशियन रीजन हो जाता है जहां पर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से ईरान के वॉरशिप के ऊपर, यह वाकई कई सवाल खड़े कर देता है। विशेष तौर पर हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, यानी कि किसी तरीके का कोई यहाँ इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है। जरूरत पड़ने पर क्या डिस्ट्रेक्शन कॉल नहीं दी जा सकती है? ईरान के शिप की डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर श्रीलंका की नेवी ने मानवीय सहायता उन तक पहुंचाई और बचाव का काम शुरू किया। दुनिया के महासागरों को अलग अलग नेविगेशन एरिया में बांटा गया है। इसके मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर बनाए गए हैं। जब किसी शिप का डिस्ट्रेस कॉल यहां आता है तो कॉल नजदीकी देश को ट्रांसफर कर दी जाती है, जहां से तुरंत मदद पहुंचाई जाए। इस केस में भी श्रीलंका उनके सबसे नजदीक था, जिसमें वहां उनसे मदद पहुंचाई गई और हर संभव प्रयास किया गया श्रीलंका की नेवी की तरफ से कि उस वॉरशिप में फंसे हुए तमाम लोगों की मदद की जाए। दरअसल सवाल ये उठा कि सबमरीन आखिरकार अटैक कैसे करती है। जवाब मिला कि सबमरीन साइलेंट रहकर अपना काम करती है। सबमरीन पानी के नीचे होती है और अपनी जिम्मेदारी वाले एरिया में ऑपरेट करती है। वे पेट्रोलिंग करते हैं और दुश्मन का शिप देखने के लिए टारपीडो या मिसाइल से अटैक कर सकती है। टारपीडो की रेंज 40 से 50 किलोमीटर होती है, लेकिन ज़्यादा दूरी पर अटैक करना होता है तो फिर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। संभवतः ये ज़्यादा दूरी रही होगी जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि मिसाइल अटैक हुआ है। सबमरीन को सिर्फ सोनार से ही नहीं बल्कि सैटेलाइट से भी जानकारी मिलती रहती है, दूसरे वॉरशिप से भी जानकारी मिलती रहती है और उस हिसाब से भी अपना टारगेट सेट करते हैं। हैवी वेट टॉर्पीडो है तो एक टॉर्पीडो ही शिप को डुबा सकता है। यूएस नेवी मार्क 48 एडवांस कैपेबिलिटी टॉर्पीडो कैरी करती है, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉर्पीडो माने जाते हैं और जो लोकेशन को ट्रेस करने में कहीं ना कहीं सेना की मदद करते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईरान का जो ये वॉरशिप क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बाद भारतीय नेवी अपनी गश्ती कैसे मुस्तैद करती है और किस तरीके से समुद्री सीमा पर नजरें तैनात की जाती हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।